अभी माननीय उच्च न्यायालय का फैसला अरविंद केजरीवाल जी के मामले में आया है, लेकिन जैसा पिछले कई दिनों से लगातार मैं कह रहा हूं, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं पूरी मजबूती के साथ और जिम्मेदारी के साथ कि ये पूरा का पूरा मामला भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। एक गहरी साजिश के तहत यह मामला बनाया गया है और इस मामले के पीछे किसी घोटाले की जांच का मकसद नहीं है। दिल्ली की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई अरविंद केजरीवाल को गिराने और खत्म करने का मकसद है। पंजाब की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को गिराने और खत्म करने का मकसद है। आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई ख्याति को और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 10 वर्षों में हासिल करने की उपलब्धि को खत्म करने की कोशिश है। क्योंकि शराब घोटाला तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वहां तो मनी ट्रेल मिल गया, 60 करोड़ का मनी ट्रेल मिल गया, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर नहीं हुई। और अरविंद केजरीवाल जी के मामले में झूठे गवाह तैयार किए जाते हैं, बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं। 10-10 गवाहों के 10-10 बयानों को छिपाकर षड्यंत्र के तहत 2 ही बयान कोर्ट के सामने लाए जाते हैं। 10 बयानों में से 8 बयान छिपाकर मात्र 2 बयान कोर्ट के सामने लाए जाते हैं। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी के 10 बयान थे। अंतिम 2 बयान में जैसे ही उन्होंने केजरीवाल जी का नाम लिया, तुरंत उसके बेटे को बेल मिल जाती है। और मगुंटा रेड्डी कौन है? आज की तारीख में वो एनडीए का प्रत्याशी है। आंध्र प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा के वोट मांग रहा है, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी और ईडी ने शराब घोटाले का आरोप लगाकर उसकी जांच शुरू की थी। आज वो कैसे मोदी की तस्वीर लगा के वोट मांग रहा है? मुझे जवाब दो भारतीय जनता पार्टी के लोगों। शरद रेड्डी 12 बयान उसके लिए जाते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में एक शब्द नहीं बोलता। अंतिम 2 बयान में बोलता है, 10 बयान में नहीं बोलता। और जैसे ही 2 बयान में वो नाम लेता है केजरीवाल जी का, उसको तुरंत बेल मिल जाती है और वो छूट जाता है कमर दर्द के नाम पे। ये राजनीतिक षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? चंदन रेड्डी नाम के एक गवाह का कान का पर्दा फाड़ दिया गया, हाई कोर्ट में उसने अपील की। समीर महेंद्रू पे दबाव बनाया गया, अरुण पिल्लई पे दबाव बनाया गया, गवाहों को डराया गया, धमकाया गया। और तब यह पूरा मामला केजरीवाल जी के खिलाफ तैयार किया गया। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, मैं पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान की राजनीति में आजादी के बाद से लेकर अब तक की सबसे भ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी से और बीजेपी की सरकार से, क्या आप मुझे जरा बताइए कि जब 60 करोड़ का सीधा मनी ट्रेल तुम्हारे खिलाफ मिल गया तो तुम्हारे नेताओं से पूछताछ ईडी और सीबीआई क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं अब तक एलजी ने चिट्ठी लिखी, जांच की? क्या कारण है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में इतना हजारों करोड़ का घोटाला सामने आने के बावजूद, जिस कंपनी का मुनाफा 0 है, जिस कंपनी का मुनाफा घाटे में है, मुनाफा तो छोड़िए, जो कंपनी घाटे में चल रही है वो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए आपको चंदा दे रही है। जो फर्जी कंपनियां कागजों में बनी हैं वो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रही हैं। कहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, ईडी क्यों नहीं जांच करती भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की? क्यों नहीं पूछताछ होती उनकी? क्यों नहीं गिरफ्तारी होती उनकी? क्यों नहीं छापे पड़ते उनके यहां? तो इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये पूरा का पूरा मामला एक गहरी राजनीतिक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बनाया गया है।
और जो बयान केजरीवाल जी के पक्ष में थे वो बयान ईडी ने जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी और सरकार के इशारे पर राजनीतिक साजिश के तहत कोर्ट के सामने रखा ही नहीं बयान। तो जब सारे साक्ष्य आप कोर्ट के सामने नहीं रखेंगे तो कैसे न्याय मिलेगा? उस काम में हमारे जो केजरीवाल साहब के वकील हैं वो लगे हुए हैं और लगातार न्यायालय इस बात को देख रहा है। वकील सारे कागजात के इंस्पेक्शन कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जल्द ही अरविंद केजरीवाल जी को न्याय मिलेगा, क्योंकि देखिए न्याय की प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया में कई बार विलंब होता है। पीएमएलए एक्ट में बहुत सारी जटिलताएं हैं, जिसमें जमानत मिलने के प्रावधान कठिन है, मुश्किल है, और उसके साथ जब आप साक्ष्य ही पूरे नहीं रखेंगे तो कोर्ट के सामने पूरी बात आ नहीं रही है। 20,000 पन्ने अनरिलाइड डॉक्यूमेंट में रखे गए हैं। मैं सभी पत्रकार मित्रों को बताना चाहता हूं, ईडी ने 20,000 पन्ने अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में रखे हैं, यानी कि 20,000 कागजात छिपाए गए हैं, यानी कि 20,000 कागजात ईडी कह रही है इस पे हमें भरोसा नहीं है। जबकि सेक्शन 50 पीएमएलए में तो आप झूठा बयान ले ही नहीं सकते। सबसे पहले बताया जाता है सेक्शन 50 पीएमएलए में कि देखो भाई, झूठी गवाही दोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। तो किसके खिलाफ कार्रवाई की? अगर 8 बयान किसी आदमी ने दिए और केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया, और अचानक जैसे उसने केजरीवाल जी का नाम लिया उसको बेल मिल जा रही है, तो वो 8 बयान झूठे तो है नहीं, क्योंकि वो सेक्शन 50 में दर्ज है। उसको आपने क्यों छिपा लिया? 12 बयान शरद रेड्डी के होते हैं, और आप बताइए शरद रेड्डी 10 नवंबर को अरेस्ट हो रहा है और 15 नवंबर को बीजेपी को 5 करोड़ की रिश्वत दे रहा है, और अपनी गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक 55 करोड़ रुपए की रिश्वत बीजेपी को दे रहा है। उसकी जांच नहीं होगी। तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जब सारे तथ्य, सारे सबूत, गवाहों के सारे बयान जो छिपाए गए हैं वो बयान भी, और उसकी सच्चाई जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने आएगी तो अरविंद केजरीवाल जी को राहत मिलेगी। वो पूरी तरह से निर्दोष साबित होंगे और वो जल्द ही बाहर आएंगे। ये हमारा भरोसा है, यकीन है। गवाहों को मार पीट के बयान लिए गए हैं, ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं। हाई कोर्ट तक में उन लोगों ने अपील की है, ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं, ये कुछ छिपी नहीं है। और कोर्ट के फैसलों में कई बार ऐसा होता है, लोअर कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट बदल देता है, हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट बदल देता है, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का फैसला 3 जजों की बेंच बदल देती है, 3 जजों का फैसला 5 जजों की बेंच बदल देती है, 5 जजों का फैसला 7 जजों की बेंच बदल देती है। और हमारे देश में तो ऐसी सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जो 5 जजों की संविधान पीठ के फैसले को संसद के अंदर बदल देती है। आपको याद ही होगा, 5 जजों ने फैसला दिया था दिल्ली सरकार के पक्ष में कि सर्विसेज उनके पास होनी चाहिए। बावजूद इसके देश के तानाशाह प्रधानमंत्री ने, देश की तानाशाह सरकार ने दिल्ली के पक्ष में दिए गए, अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में दिए गए, लोकतंत्र और संविधान के पक्ष में दिए गए, प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार के पक्ष में दिए गए फैसले को, 5 जजों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में बदल दिया। जब चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति की प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश को रखा गया तो प्रधानमंत्री जी ने कहा और भाजपा की सरकार ने कहा कि नहीं, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तो हम करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के अंदर बदल दिया गया। तो है कई बार कानूनी प्रक्रियाओं में। और इस देश के अंदर आपको जानकारी के लिए बता दूं, 80% अंडर ट्रायल है। कोई 10 साल से अंडर ट्रायल है, कोई 5 साल से अंडर ट्रायल है, कोई 3 साल से अंडर ट्रायल है। कई बार न्याय मिलने में विलंब हो जाता है, लेकिन इस मामले में मुझे पूरा यकीन और भरोसा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी जल्द ही निर्दोष साबित होंगे, जल्द ही
सुप्रीम कोर्ट से, आगे की कोर्ट से उनको राहत मिलेगी, वो बाहर आएंगे। आपके कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। हाई कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में इस बात को मेंशन किया है कि अरविंद केजरीवाल का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस पूरे मामले में दिख रहा है, और ईडी ने ऐसे कुछ साक्ष्य जो है वो पेश किया है। तो ईडी ने जो साक्ष्य अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में है वो नहीं पेश किए ना, मैंने तो आपको बताया। ये पता कैसे चला, ये कैसे पता चला कि वो साक्ष्य नहीं रखे हैं? खुद ईडी ने कहा कि मंगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी के 10 बयान, 8 बयान अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में। हमारे वकीलों ने कहा कि भाई अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में क्यों रखा है आपने? 8 बयान अगर आपने दो गवाहों के दर्ज किए, जो आरोपियों के दर्ज किए, जो सरकारी गवाह बने, तो आपने उसको अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में क्यों रख दिया? छिपा क्यों लिया? भाई ईडी का दफ्तर कोई म्यूजियम तो है नहीं, ईडी का दफ्तर कोई रद्दी की टोकरी की जगह तो है नहीं कि वहां पे आप कागज इकट्ठा कर रहे हैं, रख रहे हैं। आपने कागज इकट्ठा किया है किसी को दोषी साबित करने के लिए ना, तो सारे कागजात आप माननीय न्यायालय के सामने रखिए। क्यों नहीं रखा आपने? तो कोर्ट ने कहा अभी इसी मार्च में, आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, इसी मार्च में ऑर्डर हुआ पिछले महीने कि भाई जो आरोपी का अधिकार है कि उसके खिलाफ जितने भी साक्ष्य आपने रखे हैं, इकट्ठा किए हैं, वो उनके वकीलों को दिखाइए। तब वकील वो हैरान हो गए। मतलब एक ही आदमी के आपने 7 बयान लिए, 6 बयान में राघव रेड्डी ने नाम नहीं लिया, 6 आपने छिपा लिया, एक दिखा दिया। एक ही आदमी के 3 बयान मंगुंटा रेड्डी के आपने लिए, जो इस समय मोदी की तस्वीर लगा के वोट मांग रहा है, सोचिए आप। 2 बयान आपने छिपा लिए, एक बयान जिसमें केजरीवाल का नाम लिया वो रख दिया कोर्ट के सामने, और तुरंत ही जैसे केजरीवाल जी का नाम वो ले रहा है, उसकी बेल हो जा रही, जमानत हो जा रही राघव रेड्डी की। इसी तरीके से शरद रेड्डी का मामला है, 12 बयान उसने दिए, 10 बयानों में केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया। अब 6 महीने उसको जेल में रखा। अब हर आदमी संजय सिंह तो है नहीं, 6 महीने में टूट गया वो, उसने दे दिया बयान, केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दिया जैसे ही, वैसे ही उसको जमानत मिल गई कमर दर्द के नाम पे। तो ये है हकीकत, ये बयान रखे ही नहीं गए हैं। मैं सभी पत्रकार बंधुओं को जिम्मेदारी से ये बताना चाहता हूं कि ये बयान अभी कोर्ट के सामने नहीं रखे गए हैं। इंस्पेक्शन का ऑर्डर जब कोर्ट से मिला और इंस्पेक्शन करने जब हमारे वकील गए, तब इन बयानों को देखा और वो हैरान रह गए कि जो बयान केजरीवाल जी के पक्ष में है, या जिन बयानों में केजरीवाल जी का नाम नहीं है, केजरीवाल जी के नामों का जिक्र नहीं है, वो बयान ऑन रिकॉर्ड नहीं लाए गए कोर्ट के समक्ष। यही है गहरी राजनीतिक साजिश। संजय जी, आपने शुरू में कहा कि पंजाब सरकार को तोड़ने की षड्यंत्र है, कैसे? भाई जब आप आम आदमी पार्टी के मुखिया को गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे, आपको पता है जिस दिन केजरीवाल जी के घर पर छापा पड़ा और उनकी गिरफ्तारी हुई, ठीक दूसरे दिन इनकम टैक्स का छापा गुलाब सिंह यादव के यहां पड़ गया, हमारे एक एमएलए के यहां। उसके तुरंत बाद हमारे एक मंत्री कैलाश गहलोत को ईडी के दफ्तर में बुला के 4.5 घंटे पूछताछ की गई। उसके तुरंत बाद हमारे एक विधायक दुर्गेश पाठक को बुला के पूछताछ की गई। तो आप समझ सकते हैं, यही तो हुआ था महाराष्ट्र में। और क्या हुआ था? एक एक की जांच शुरू की, फाइल दिखाया, दबाव बनाया, पार्टी तोड़ा। तो ये प्रक्रिया जो दिल्ली में शुरू हुई है, ये रुकने वाली थोड़ी है। इसके पीछे का मकसद है पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार के द्वारा खत्म करना, ये मकसद है। और ये वो लोग ये काम कर रहे हैं। पत्रकार बंधुओं से मैं बताना चाहता हूं, जिसकी सरकार में 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ किया गया, जिसकी सरकार में बैंक घोटाला करके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, नितिन संदेशरा, ललित मोदी, विजय माल्या हजारों करोड़ रुपए लूटकर हिंदुस्तान का विदेशों में बैठे हुए हैं, जिसकी सरकार में इलेक्टोरल बॉन्ड का हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ लेकिन उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होती, जिसकी सरकार में पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चुन चुन के महाभ्रष्टाचारियों को प्रधानमंत्री जी ने गले लगाकर अपनी पार्टी में शामिल किया। वो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। मैं तो बार बार इस बात को कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। संजय जी, जिस लिकर पॉलिसी के
कार्रवाई हुई है वैसे ही कह रहे हैं कि पंजाब में भी वही लीगल पॉलिसी जो है अप्लाई की गई है और पंजाब में भी वैसी एक बार जो है जांच ईडी द्वारा होनी चाहिए। किस बात की जांच करेंगे आप? जबरदस्ती जांच करेंगे? आप यहां की पॉलिसी की जांच करेंगे? और इलेक्टोरल बॉन्ड में अलग अलग कंपनियों ने बीजेपी को चंदा दिया और तुरंत बाद उनको 3,08,000 करोड़ के ठेके मिले हैं। छोटा मोटा नहीं, 3,08,000 करोड़। जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे आप। ईडी सीबीआई का छापा पड़ा कंपनियों पर। यहां जलंधर या लुधियाना में भी वो कंपनी गेमिंग, कौन सी फ्यूचर गेमिंग करके है वो कंपनी, यहां पे भी उसके ऑफिस वगैरह है। उस कंपनी के यहां ईडी सीबीआई के छापे पड़ते हैं और सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए वो बीजेपी को चंदा दे रही है। इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? अरविंद केजरीवाल जी की जांच करने के लिए ईडी सीबीआई गामा पहलवान, दारा सिंह, बॉक्सर विजेंदर बन जाती है। और जब बीजेपी की बात आती है तो गजनी मोड में चले जाते हैं, कहें हम तो कुछ याद ही नहीं, हमने कुछ देखा नहीं, हम धृतराष्ट्र हो गए हैं। ये क्या है? ये खुला मिसयूज है जांच एजेंसियों का, सीना ठोक के मिसयूज है, दादागिरी के साथ मिसयूज है कि ठीक है हम कर रहे हैं तुम्हारी सरकार गिराने के लिए। तो इसलिए चुनाव आयोग को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। टीएमसी के लोग जो बैठे हुए हैं उनकी मांग बिल्कुल जायज है कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटी के और सीबीआई के और ईडी के डायरेक्टर्स को हटाइए। जो ऑफिशियल्स ये सब काम कर रहे हैं उनका ट्रांसफर कीजिए। अब आप चुनावी भाई, प्रधानमंत्री जी की हालत उस बच्चे की तरीके से हो गई जो अपने पिता के पास पहुंचता है, कहता है पापा हम फर्स्ट आए, पापा हम फर्स्ट आए, पापा हम फर्स्ट आए। पापा ने पूछा भैया कितने प्रतियोगी थे? बोला अकेले दौड़ रहे थे। अकेले ही दौड़ रहे हैं, सारे पहलवानों को पकड़ के आपने जेल में डाल दिया और आप कह रहे हैं कि हम फर्स्ट आ गए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब आप सीनियर हैं, भगवंत मान हैं, आज विधायकों से मिले, मंत्रियों से मिले, क्या स्ट्रेटजी बनाई है? क्योंकि पंजाब अहम है, दिल्ली अहम है। 23 सीटें जहां पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उन 23 सीटों पर पूरा तन मन धन से 4 गुना मेहनत और ताकत से हमारा कार्यकर्ता प्रचार करेगा, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे नेता प्रचार करेंगे और वो सारे चुनाव हम लोग जीतने के लिए भरसक प्रयास करेंगे, नंबर 1। और जहां भी इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं, जिन राज्यों में हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहां भी हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेगी। और एक बात मैं आप लोगों से बहुत साफ कह देना चाहता हूं, 400 पार ये भी एक जुमला है। 400 पार एक झूठा जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप में से बहुत सारे पत्रकार बहुत दिन से पत्रकारिता में है, आप लोग बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसमें बहुत सारे, आप जानते हैं कोई पार्टी अगर चुनाव जीत रही होती है तो ऐसे पागलों की तरह काम नहीं करती कि निर्वाचित मुख्यमंत्री को पकड़ो और जेल में डाल दो। ऐसे नहीं काम करती। इतनी राजनीतिक समझ तो हम लोगों को भी है कि घबराहट है मोदी जी को। और क्यों घबराहट है? क्योंकि महाराष्ट्र में सीट कम हो रही है, कर्नाटक में सीट कम हो रही है, बिहार में सीट कम हो रही है, हरियाणा में सीट कम हो रही है, पंजाब में सीट कम हो रही है, मध्य प्रदेश में सीट कम हो रही है, राजस्थान में सीट कम हो रही है, झारखंड में सीट कम हो रही है। आप देखिएगा इनकी सीटें कम होंगी। संजय जी, लेकिन बीजेपी ने जो ये शराब घोटाला इसी को मसला बना के आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार शुरू कर दिया है। पंजाब की बात करें या दूसरे राज्यों की बात करें, वो आम आदमी पार्टी पर इसी मसले को लेकर निशाना साध रहे हैं कि जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे, आज उन्हीं पर भ्रष्टाचार के एलिगेशन लग रहे हैं। सर, मैं आपसे एक ही चीज पूछ रहा हूं कि आपने आम आदमी पार्टी के नेताओं पे तो इतने सारे छापे मार दिए, 1 रुपए कहीं बरामद हुए? मनीष सिसोदिया जी के घर पे 1 रुपए मिला? भ्रष्टाचार हुआ है तो पैसा कहां गया? 1 रुपए भी मिला? अरविंद केजरीवाल जी के यहां आपने छापे मारे, आपने भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो वो पैसा कहां गया? इतने सारे छापे आपने, आपको पता 162 गवाह हैं ईडी के, 162, और सीबीआई के कितने? 294, 294। टोटल गवाह कितने? 456। कितने लोगों ने केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया? मात्र 4। वो बयान किन परिस्थितियों में दिया मैंने आपको बता दिया। कितने पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है दोनों संस्थाओं ने? 50,000 पन्नों की।
कब तक ये गवाही चलेगी, कब तक उनकी पूछताछ चलेगी, कब तक ये ट्रायल इसका शुरू करेगा? 2 साल से जांच चल रही है, ट्रायल नहीं शुरू हुआ, अब तक ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ। तो आप 20 साल तक जांच करते रहिए, और इसमें जो सजा है वो 3 साल से लेकर 7 साल सजा है, 3 साल से लेकर 7 साल सजा है, और जो जांच करने की इनकी तैयारी है वो 20 साल तक इनका मामला चलेगा। बताइए, 34 इसमें 34 आरोपी हैं, 34 आरोपियों के अलग अलग वकील हैं, एक गवाह आएगा, उससे 34 वकील पूछताछ करेंगे। बताइए आप, वो तो मूर्छित होकर गिर जाएगा गवाह बेचारा। एक गवाह की पूछताछ में कई तारीखें लगेंगी। आप समझ सकते हैं ये क्या मामला तैयार किया गया है। तो ये जो आप बता रहे हैं ऐसी कहानियां ये लोग चलाते हैं, ये हुआ है, वो हुआ है, वो हुआ है। अरे भैया, भ्रष्टाचार हुआ है तो पैसे कहां चले गए? आसमान ने निगल लिया, जमीन ने निगल लिया, कहां गया पैसा? जबरदस्ती का हवाई, और जो दिख रहा है मनी ट्रेल, मैंने बताया तो 60 करोड़ रुपए। मतलब 10 नवंबर को एक शरद रेड्डी, जिसको खुद ईडी ने कहा, संजय सिंह ने नहीं कहा, ईडी ने कहा कि ये किंग पिन है, मुख्य घोटालेबाज है, और 15 नवंबर को वो बीजेपी को 5 करोड़ दे रहा है, उसके बाद मिला के करीब 55 करोड़ रुपए अपनी रिहाई तक दे रहा है। उस पर ईडी सीबीआई कार्रवाई नहीं करती, उसके पोस्टर नहीं लगाते भाजपाई। तो ये मोदी की गारंटी है, एक एक भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, इसकी गारंटी है। सारे भ्रष्टाचारियों को पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी में शामिल करूंगा, इसकी गारंटी है। एक उनका सवाल पहले था, मैं आपका जवाब दूंगा जी। पंजाब के सांगठनिक कामों के बारे में तो मैं बिल्कुल ही नहीं देखता है, मैं जेल से छूटा हूं तब से दूसरे काम में लगा हूं। ठीक, चुनावी माहौल है, विपक्ष बार-बार पूछ रहा है कि आपकी पार्टी क्लीन है, राघव चड्ढा इज नॉट विजिबल इन द इलेक्शन सिनेरियो। हर आदमी अपने अपने तरीके से काम कर रहा है, अब मैं किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करूँ। आपका इस पूरी बात से लेकर कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। 2 साल के कामकाज को लेकर सरकार पंजाब में जा रही लोगों के आगे, और 13 जीरो मिशन शुरू किया, आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2 साल के काम को हम उपलब्धियों के तौर पे देखते हैं। भगवंत मान जी की सरकार ने अनुकरणीय काम करके दिखाया है। जिस तरह से इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में काम किया, जिस तरह से इन्होंने स्कूलों के निर्माण में काम किया, जिस तरह से इन्होंने फ्री बिजली देने का काम किया। फ्री बिजली एक बहुत बड़ी राहत है पंजाब के लोगों के लिए। जिस तरह से 30-30 साल से सूखी हुई नहरों में पानी पहुंचाने का काम किया, तो मैं समझता हूं, और जिस तरीके से नौकरी रोजगार देने का काम किया भगवंत मान जी की सरकार ने, तो ये एक अनुकरणीय काम करके दिखाया है। मैं समझता हूं, मैं तो 2017 तक प्रभारी रहा हूं, और पिछली सरकारों की कहानियां भी मैं जानता हूं। तो इतना किसी सरकार ने इतना काम किया हो मुझे याद नहीं है। बहुत बेहतरीन काम करके सरकार दिखा रही है, और उसी काम को लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और आपको याद रखना होगा, तब भगवंत मान जी सांसद थे और मैं भी सांसद था। जब किसानों का मामला हुआ, प्रधानमंत्री जी नहीं मिल रहे थे, किसी से नहीं मिल रहे थे, तो हमने दोनों लोगों ने संसद के सेंट्रल हॉल में भारत के अन्नदाताओं का मुद्दा उठाया था। तो हमारा कमिटमेंट पंजाब के किसानों के प्रति, माताओं बहनों के प्रति, नौजवानों के प्रति, किसानों के प्रति है और रहेगा। आप 6 महीने जेल में रहे हैं, उस समय में आपके साथ व्यवहार कैसा था? और अभी अरविंद जी भी जेल में हैं, तो किस तरीके से उनसे कुछ बातचीत हो पाई है? उनके पारिवारिक मेंबरों से आपकी बातचीत हो पाई? देखिए, शुरुआती दिक्कतें कुछ थी, मैंने बताया भी था कि जैसे 11 दिन तक इतनी सारी पाबंदियां थी। मैं जब जेल में था कि लोगों से मिलना जुलना मुश्किल था, बाहर निकल के टहलना मुश्किल था, तो वो सब परेशानियां थी। लेकिन धीरे धीरे जो सामान्य कैदियों के अधिकार थे वो मुझे भी थे, सारे काम लेकिन मैं अपने खुद से करता था। चाहे कपड़ा साफ़ करना हो, चाहे झाड़ू लगाना हो, चाहे बर्तन साफ़ करना हो, सारे काम खुद से करता था। वॉक करना हो, बैडमिंटन खेलना हो, म्यूजिक रूम में जाके गीत गाना गाना हो, तो सारे काम करता था। लेकिन और किताबें बहुत पढ़ने का मौका मिला तो उसको भी पढ़ा।
पंजाब के क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा, शहीद आजम भगत सिंह के बारे में पढ़ा, शहीद सुखदेव राजगुरु जी के बारे में पढ़ा, शहीद अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी, काकोरी कांड के बारे में पढ़ा, काला पानी के दस्तावेज पढ़े, आज़ादी के दीवाने नाम की एक किताब पढ़ी, नेल्सन मंडेला जी के बारे में पढ़ा, गांधी जी के बारे में पढ़ा, डॉक्टर लोहिया की जाति प्रथा पे एक किताब थी वो पढ़ा। तो 6 महीने में मैं तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी किताबें मुझे पढ़वा दी जितना कि 6 साल में नहीं पढ़ पाता मैं। एक किताब नहीं पढ़ी तो मैंने उस जी एक किताब आपने पढ़ी नहीं, कौन सी? डिक्टेटर। हाँ, वो लास्ट में मुझे एक ने सज्जन ने भेजा था, पूरे विश्व के तानाशाह। बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो किताब रखी है मेरे पास, लेकिन अभी घर पहुंच गया हूं तो मैं पूरे विश्व के मैंने दुनिया के तानाशाह नाम की एक किताब है, तो वो नहीं पढ़ पाया था मैं। और क्राई फॉर जस्टिस एक भगत सिंह जी की बड़ी फेवरेट किताब थी, तो उसको मंगाया था, उसको थोड़ा सा शुरू किया, पूरी तो नहीं हो पाई। तो उस समय का सदुपयोग किया। जब आपको जेल में डाल ही दिया तो उसका कुछ पॉजिटिव, कुछ सकारात्मक इस्तेमाल अपने लिए कीजिए, तो वो किया मैंने। अब वो भाजपा वाले चिल्ला रहे हैं कल से कि इनका वजन बढ़ गया, तो मैंने कहा भाई तुम्हारे मनाने से हमारा वजन थोड़ी कम हो जाएगा। अगर मेरा 2-3 किलो वजन बढ़ गया तो हमारा प्रचार अच्छा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वालों को इसका फर्क नहीं पड़ता जेल वेल में जाने का। आप अगर हमें प्रताड़ित करेंगे, आप ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि नहीं भाई इनका नाश हो जाए, तो ईश्वर भी तो है न्याय करने के लिए, वो अपने तरीके से न्याय करता है, वाहिगुरु जी अपने तरीके से न्याय करते हैं, तो हुआ न्याय। संजय जी, बीजेपी जहां भी जाने की कोशिश कर रही है, चाहे हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, उनका विरोध देखने को मिल रहा है, तो क्या लगता है कि लोग उनके कर्म है इसके पीछे, उनके कर्म इसके पीछे कारण है। अगर आप देश की जनता से लगातार 10 साल तक झूठ ही बोलते रहेंगे तो आप बताइए आपके साथ कैसे लोग फूल माला पहनाएंगे। आपने कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, तो 20 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए थी 10 साल में। कुल 7 लाख नौकरियां दिया है, 22 करोड़ लोगों ने नौकरियों के लिए अप्लाई किया। ये ऑफिशियल बयान है पार्लियामेंट में सरकार का। आपने कहा साहब हम 2022 15 अगस्त तक सबको पक्का मकान देंगे, कहाँ गया पक्का मकान आपका? आपने कहा काला धन लाएंगे, क्या हुआ काला धन का? आपने तो काला धन को बढ़ावा दिया, नोटबंदी भी एक घोटाला हुआ इस सरकार में। तो आपने जितने वादे जनता से किए, आपने कहा महंगाई कम करेंगे, महंगाई आसमान पे पहुंचाई आपने। तो आपने जितने भी नारे दिए उन नारों को जमीन पे सच करके आपने दिखाया नहीं, और इसी के कारण घबराहट है। आप यहां की बात कर रही हैं, पंजाब हरियाणा की, गुजरात में कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं, एक दूसरे के ऊपर मारपीट कर रहे हैं। 400 कुर्सी तोड़ डाली वहां पे, 400 पार होने जा रहे थे, कहने नहीं 400 कुर्सी तोड़ना है, 400 कुर्सी तोड़ना है। तो इसलिए जो है इनके नारे जो है उस पर नहीं फंसना चाहिए। इन्होंने दिल्ली में कहा 45 पार, आई 8 सीट, बंगाल में कहा 200 पार, आई 77 सीट, हरियाणा में कहा 75 पार, आई 40 सीट, मिजोरम में कहा 21 पार, आई 1 सीट। 13 इलेक्शन, मेरे ख्याल से 15 ऐसे इलेक्शन है, मैंने तो डिटेल उसकी बताई कि 2014 के बाद से लेकर 2024 तक इन लोगों ने जितने नारे दिए अलग अलग राज्यों में वो सही साबित नहीं हुए। अभी कर्नाटक में इनका नारा झूठा साबित हुआ, जो इन्होंने नारा दिया था पार वाला। तो ये आर पार अगर इनका 400 पार होता, मैं तो कहा भाजपाइयों को कि भाई वो 600 पार भी कह सकते हैं कि अखंड भारत से हमारी सीटें आएंगी, कुछ पाकिस्तान से आएंगी, कुछ बांग्लादेश से आएंगी, कुछ श्रीलंका से आएंगी, कुछ अफगानिस्तान से आएंगी, कह सकते हैं, उनको रोक थोड़ी है कुछ। संजय जी, आपने कहा कि पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, पार्टी का भविष्य क्या देख रही है सर? क्या उभर पाएगी पार्टी, या फिर ये जो हुआ है इससे और पार्टी को मजबूती मिलेगी राजनीति? सर मेरा अपना ये मानना है कि हमारी पार्टी सही रास्ते पे काम कर रही है, कर रही थी, और हमने हमेशा जन कल्याण को प्रमुखता दिया। लोगों का कल्याण कैसे हो, कैसे लोगों के लिए काम हो, वो चाहे बिजली फ्री हो, पानी फ्री हो, शिक्षा फ्री हो, इलाज फ्री हो, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री हो, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री हो, 1000 रुपये के आर्थिक सहयोग महिलाओं के लिए बात हो, इतनी फरिश्ते स्कीम की बात हो, इतनी सारी योजनाएं लागू करने के बावजूद हमने 9 साल के अंदर दिल्ली का बजट डबल किया है, डबल से ज़्यादा किया है। मुनाफे का बजट है दिल्ली का, घाटे का नहीं है। तो इसलिए 2 तरह की अर्थव्यवस्था है। एक अर्थव्यवस्था है जो आप सिर्फ अडानी के लिए बनाते हैं और कुछ पूंजीपतियों के लिए बनाते हैं।
दूसरी अर्थव्यवस्था है कि आप सबके लिए बनाते हैं, और जो दूसरी अर्थव्यवस्था है वो कामयाब अर्थव्यवस्था इसलिए है कि जब आप सबके लिए ऐसी अर्थव्यवस्था बनाते हैं जिसमें सबको राहत मिले, सबकी पर कैपिटा इनकम बढ़े, तो उससे वो बाजार में बचत के पैसे को खर्च कर पाते हैं, तभी तो अर्थव्यवस्था चलेगी। वरना तो कुछ लोगों के पास पैसे जमा है। अब मोदी जी क्या कहते हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है हम, यही तो बोलते हैं बार बार कि हम दुनिया की 5वीं सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था है। भाई आप 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाइए या पहली बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाइए, पर कैपिटा इनकम में हम कहाँ खड़े हैं? पर कैपिटा इनकम में भारत 142वें स्थान पे है। आप बताइए मुझे, प्रति व्यक्ति आय के मामले में तो हम 142वें स्थान पे हैं। 82 करोड़ लोग हमारे देश में 5 किलो राशन पे जीते हैं, और प्रधानमंत्री जी हमें सब्ज बाग दिखा रहे हैं कि साहब हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। और कोई प्रश्न? पंजाब में एक स्लोगन चला है कि जुर्म के खिलाफ वोट, क्या केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी है उसको हम लोगों में ले जा रहे हैं? बिल्कुल ले जा रहे हैं। हमने कल जेल का जवाब वोट से कैंपेन शुरू किया दिल्ली में, तो बिल्कुल ये जुल्म है। जुल्म तो इस हद तक का है कि, और देखिए केजरीवाल जी के बारे में अगर किसी के दिमाग में ये गलतफहमी हो कि वो पद के लिए बैठे हैं, नहीं। अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं जिन्होंने IRS की नौकरी को लात मारी। अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी, यहां चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता है आदमी, मुख्यमंत्री की कुर्सी 49 दिन की सरकार में लात मार के छोड़ के चले गए। आज मुद्दा है लोकतंत्र और संविधान को बचाने का। अगर केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया तो पूरे देश में ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। कल को 4 मुकदमे भगवंत मान जी पे फर्जी करके, और कहें साहब आप भी इस्तीफा दीजिए, फिर स्टालिन को फर्जी मुकदमे में फंसा दें, फिर विजयन को फर्जी मुकदमे में फंसा दें, फिर सिद्धारमैया को, फिर रेवंत रेड्डी को, फिर ममता बनर्जी को, ये सिलसिला रुकेगा कहाँ? इस बात को समझने की जरूरत है। कोई मुख्यमंत्री वाली बात नहीं, मुख्यमंत्री के पद को तो छोड़ चुके हैं अरविंद केजरीवाल। जब सारे लोग कह रहे थे भैया मत छोड़ो, सिद्धांतों के मुद्दे पर छोड़ दिया था उन्होंने मुख्यमंत्री को कुर्सी। आज मुद्दा है भारत के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का। धन्यवाद आपका।